हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की 5वें चैप्टर की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। 5वें चैप्टर की चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में आपको गतिशीलता पढ़ाएंगे। आपको गतिशीलता ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या था, उसको एक बार देखते हैं और फिर उसके आगे आपको गतिशीलता पढ़ाएंगे। तो वो डेरिवेशन आपको करना ही पड़ेगा। हम जानते हैं, वहाँ से स्टार्ट करना है। हम जानते हैं अपवाह वेग तथा विश्रांत काल में संबंध। यह बेटा हम जानते हैं अपवाह वेग तथा विश्रांत काल में संबंध। ये था BD बराबर A2। ये यहाँ पे वेग है और ये त्वरण है। बेटा इसमें आपको त्वरण निकालना है। ये त्वरण का आपके पास फॉर्मूला था। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन A त्वरण से त्वरित होता है। तो हमारे पास सूत्र बेटा तब बल, इलेक्ट्रॉन पर बल ma वेक्टर इज इक्वल टू माइनस EE वेक्टर। A वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस EE अपॉन m। इस मान को यहाँ पे लगा दो। BD बराबर हो जाएगा माइनस के EE अपॉन m और ये 2। फिर BD बराबर ये हो जाएगा माइनस E2 अपॉन m और यहाँ पे E वेक्टर। इसका मापांक ले सकते हैं। BD बराबर जो हो जाएगा E2। बेटा यहाँ से BD अपॉन या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से अभी और आगे बढ़ा लें। यहाँ पे म्यू लिख सकते हैं। यहाँ म्यू बराबर माइनस E2 अपॉन m है। इसे गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता बेटा इसको अब मापांक लेके इस तरह से लिख सकते हैं। BD बराबर यहाँ से लिख दो आप म्यू। तो म्यू बराबर हो जाएगा BD अपॉन, इसे इस तरह से कहते हैं एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। कैसे कहेंगे बताओ? एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। सिंपल सा, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को अपवाह वेग कहते हैं। इस तरह से अपवाह वेग है। अब 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सीधे से यहां से शुरू कर सकते हैं इसको, और यदि 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो वो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे 1 ही नंबर में पूछा जाता है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अपवाह वेग में यदि सूत्र याद है तो आप इसको इस जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 ही नंबर में पूछा जाता है और इतना मैटर मैंने इसलिए कराया कि यदि 2 नंबर में पूछा जाए कभी तो फिर आपको इस तरह से देना पड़ता है। तो बताओ बेटा फिर एक बार फिर, यहाँ तक तो आप 2-3 बार कर चुके हैं और यहाँ के बाद मैंने इसको और आगे बढ़ाया है। तो ये है अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं आप, एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के
अपवाह वेग को विद्युत क्षेत्र एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। एक बहुत अच्छा टॉपिक आएगा बेटा, ओम का नियम। ओम का नियम जो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं और यहां पे भी पढ़ेंगे उसको। ओम का नियम है, उसे देखिएगा, ओम्स लॉ। ये 1828 में दिया गया था, 1828 में। जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक ने जीएस ओम जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने ओम का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर, चालक के सिरों के, ये होता है B/I, चालक के सिरों के बीच विभवांतर और चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। दोबारा से सुनो, किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। किसके? धारा के समानुपाती होता है। बेटा दो तरह से इसको देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। दूसरी तरह से इसी को इस तरह से भी कहते हैं, किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। वैसे 10वीं में आपने खूब पढ़ा है और आपके सर ने खूब पढ़ाया होगा 10th में, साइंस वाले सर ने, लेकिन आप अब भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसे बड़े उसमें पढ़ते हैं, बस इतना फ़र्क है तो वही चीज़, वहाँ से थोड़ा सा इसे डिटेल करते हैं। बेटा भौतिक अवस्था क्या होती है, आपको 2-3 बार जब भी बोला है मैंने, किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। भौतिक अवस्था जैसे ये चालक है और इस चालक की भौतिक अवस्था का मतलब होता है इस चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल न बदले, मतलब इस चालक की मोटाई ना बदले, तो परिच्छेद का क्षेत्रफल ना बदले, भौतिक अवस्था हो गई। दूसरा, इसका ताप ना बदले, ये भी हो गया। और इस चालक के सिरों, मतलब इस चालक की धातु ना बदले। वैसे मुख्य रूप से क्षेत्रफल और किस पे? ताप पे निर्भरता को भौतिक अवस्था, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो तो आपको सिंपल कहना है, तार इसका क्या ना बढ़े? टेम्परेचर, और इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल ना बदले, मतलब इस तार की मोटाई ना बदले, तो इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। धारा विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है। बताओ बेटा समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। इस तरह से लिखा जाता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में ताप तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल, ब्रैकेट बंद कर देंगे, में परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। अर्थात चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में ताप और परिच्छेद का क्षेत्रफल न परिवर्तित हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I। बताओ बेटा, B समानुपाती I, और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? R। जहां R एक नियतांक है, जहां R एक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बताओ बेटा R क्या है? ये ओम का नियम था। इसका मतलब क्या होता है? एक चालक है, मान लो ये चालक है, आप समझना थोड़ा सा, ये चालक है,
इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाया है, जिससे इसमें धारा I बह रही है। इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V है, और इसमें बहने वाली धारा I है। जैसे जैसे इस विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, आपको आगे पढ़ाएंगे उनको कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं। अभी समझो आप कि जैसे जैसे विभवांतर के मान को बढ़ाते हैं, परपथ में धारा का मान भी बढ़ता जाता है। यदि इनमें एक वक्र खींचें, ये V और इधर I, B और I में एक वक्र खींचें तो वो एक सीधी रेखा आता है। क्या आता है बेटा? सीधी रेखा। जब इनमें एक वक्र खींचते हैं, इधर I ले लें हम, इनमें एक वक्र खींचें, ये डेल्टा I हो गया, इसमें परिवर्तन, और ये डेल्टा, और ये कौन थीटा हो, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है? टेन थीटा बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा I। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन I। इस स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं, इसका मान R होता है। ध्यान दो क्यों ऐसे कह रहे हैं कि देखो, चाहे हम इतनी बीच की दूरी, चाहे हम यहां पे निकालें, देखो इतने बीच का, कहीं पे भी ये कौन थीटा ही रहेगा, और ये इसका और इसका अनुपात जितने बार निकालेंगे वो बराबर ही आएगा। चाहे यहां निकालें, चाहे यहां निकालें, या फिर दूसरे तरीके से निकालें, तो भी R का मान समान ही आएगा। इसका मतलब है B अपॉन I इज इक्वल टू कितना होता है? R होता है। अब इस तरह से, यानी हम I में और V में वक्र खींचते हैं तो एक सीधी रेखा आता है। क्या आता है बेटा? एक सीधी रेखा। दोबारा बताना, इसमें देखो एक सिंपल सा मेथड फिर मैं यूज कर रहा हूं, दोबारा सुनो ध्यान से। इसका मतलब क्या है? यदि किसी चालक में बहने वाली धारा और I में धारा I और विभवांतर V में वक्र खींचें तो एक सीधी रेखा आता है। क्या आता है बेटा? एक सीधी रेखा आता है। और सीधी रेखा आता है, वो कैसे आता है आप देख लो एक बार फिर। ये तो धारा और ये V, धारा है और V है, इसमें आप एक वक्र खींचते हैं तो वो कैसी रेखा आ रहा है? एक सीधी रेखा आ रहा है। और हम इस वक्र पर एक लाइन ऐसे खींच दें और सीधे उसके ऐसे खींच दें, तो जो तो हो जाएगा डेल्टा I इस अक्ष के अनुदिश है, और जो हो जाएगा डेल्टा B। ये डेल्टा B क्या है? डेल्टा क्यों लगाया है? यहां पर धारा और यहां पर धारा कितनी थी, यहां पे विभवांतर और यहां पे विभवांतर कितना था, उन दोनों का अंतर। यहां पे विभवांतर कुछ होगा, यहां पे विभवांतर कुछ होगा, यहां पे धारा कुछ होगी, यहां पे धारा कुछ होगी, तो ये इसलिए डेल्टा निकाला, डेल्टा B और डेल्टा I है। तो इसमें कैसे करते हैं? यहां पे टेन थीटा, यानी ये कौन थीटा हो, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया? लंबो बटे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा B का मान जो आएगा यहाँ पे, डेल्टा B, इसे B अपॉन I भी लिख सकते हैं, जो कि R के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? R के। ये R का मतलब होता है, हम जरूरी नहीं है इतना बड़ा लें, एक त्रिभुज ऐसा छोटा सा भी ले सकते हैं, इतना बड़ा सा ले सकते हैं, इतना बड़ा, तो भी इसका मान इतना ही आएगा, R आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब यह है धारा और विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। बेटा इसमें अब आपको इसे सिद्ध करना है, ओम के नियम को सिद्ध करना, प्रूफ ऑफ द ओम्स लॉ, ये प्रूफ करना है आपको। बेटा प्रूफ करने के लिए आप है ना, इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध करो। किसके नियम के आधार पर? अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध करो। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है J बराबर सिग्मा E से ओम के नियम को सिद्ध करो। वैसे J बराबर सिग्मा E ओम के नियम का रूप है, जो सूक्ष्म रूप है, पर अब कैसे करेंगे वो सब आंसर आपके सामने होंगे। बताओ बेटा क्या है क्वेश्चन आपका? ओम के नियम को अपवाह वेग के आधार पर सिद्ध करो। अथवा ऐसे आ सकता है ओम, यानी ओम के नियम के सूक्ष्म रूप से ओम के नियम को सिद्ध करो। तो बेटा ये सब कुछ इस टॉपिक में आएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, आप ध्यान से देखिएगा। अब आप अपवाह वेग, वैसे ये वाला टॉपिक अभी मैंने करवाया नहीं है, अपवाह वेग के आधार पर एक इसके बाद करवाऊंगा मैं अगली वीडियो में,
उसको देखिएगा। एक सूत्र होता है अपवाह वेग और धारा में संबंध, अपवाह वेग और धारा में संबंध। देखिएगा ध्यान से, हम जानते हैं अपवाह वेग और धारा में संबंध। हम जानते हैं अपवाह वेग और धारा में संबंध। बेटा ये होता है सूत्र बी डी बराबर, देखो I इज इक्वल टू होता है एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी। यहां एन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश ए क्रॉस सेक्शन एरिया यानी परिच्छेद क्षेत्रफल, और बी डी अपवाह वेग। बेटा इसके बाद आप देखिएगा यहां पर ये है ना एन ई ए बी डी, इसके आधार पे आपको आगे चलना है। परंतु बी डी बराबर कितना होता है, परंतु हम जानते हैं अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बता दो, या अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध है। अपवाह वेग और विभवांतर वाले संबंध से भी इसको हल कर सकते हैं, तो आप जिससे चाहें उससे इसको हल कर सकते हैं। पर यहां पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से काम करूंगा। किससे बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, हमारे पास एक सूत्र है अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इसका ये था वी डी बराबर ई टो अपॉन एम, और यहां पे ई। बताओ बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपवाह वेग में संबंध था। बी डी बराबर, तब यहां पे कितना हो जाएगा, आई बराबर एन ई टो अपॉन एम ई। बेटा आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम ए ई। बेटा इसको हम इसके नीचे ले लें, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। परंतु धारा घनत्व J इज इक्वल टू कितना होता है, परंतु धारा घनत्व J इज इक्वल टू कितना होता है, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए। इस मान को यहां पे लगा दो, तब देखो कितना हो जाएगा, तब I अपॉन ए, इसकी जगह पे कितना लिखना है आपको, J लिख देना है। J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, और बेटा ये ई हो गया। लेकिन एक होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, अरे सबरे पेन खराब। विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल टू होता है सिग्मा एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। बेटा इस मान को वहां पे लगा दो, तब J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इन वेक्टर फॉर्म J, देखो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये 2017 या 18 में जो पूछा गया था कि ओम के नियम से, यानी इससे
ओम के नियम को सिद्ध करिए, इतना दे रखा था और ओम के नियम को सिद्ध करिए, ऐसे क्वेश्चन था। ये दे रखा था और फिर कहता है ओम के नियम को सिद्ध करिए। ये ओम के नियम का माइक्रो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? माइक्रो फॉर्म ओम्स लॉ की। इसे बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहां तक भी पूछा जा सकता है। माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है बेटा। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, देखो इसके बाद ये आगे चलेगा, उसे देखिएगा। अब पहले यहां तक एक बात देख लो, क्योंकि मैं यहां से हटाऊंगा इसको। हम जानते हैं ये सूत्र अभी डेरिवेशन में आया नहीं है, आपको आगे करवाएंगे इसको, इसके बाद ही, इस टॉपिक के बाद ही आएगा ये। बताओ बेटा, धारा I बराबर कितना होता है? धारा I बराबर NEABD, अपवाह वेग में और धारा में संबंध है। इसके बाद हम जानते हैं BD बराबर कितना होता है? अपवाह वेग का मान लगाना है। BD बराबर E टो अपॉन M इंटू E होता है। E टो अपॉन M इंटू E, ये वाला किसका है? अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। अब इसमें आप मान लगा दिया है, यानी ये मान आपने इस मान को उस वाले फॉर्मूले में लगा दिया। जैसे ही लगाया तो ये आ गया NE² टो अपॉन M AE। अब हमें धारा घनत्व बनाना है, तो धारा घनत्व यानी इस A को हम इसके नीचे ले आए तो I अपॉन A बराबर कितना हो गया? इतना हो जाएगा। NE² टो अपॉन M इंटू E हो जाएगा। फिर बेटा परंतु धारा घनत्व J बराबर कितना होता है? I अपॉन A होता है, और तो I बटे A बराबर आपने क्या लगा दिया? I अपॉन A, I अपॉन A बराबर J होता है, इस J को लगा दिया। लेकिन ये जो होता है विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर NE² टो अपॉन M, ये आपने ये मान लगा दिया। अब बताओ J आ गया, J बराबर सिग्मा E। ये ओम के नियम का माइक्रो फॉर्म है, सूक्ष्म रूप है। इसे अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे मैं बता ही रहा हूं 2017 या 18 में पूछा गया था कि इससे ओम के नियम को सिद्ध करो। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, इसे आगे बढ़ा रहे हैं आप। हाँ बेटा, इसमें अब आगे जैसे ही आ गया J इज इक्वल टू सिग्मा E, इसको ऐसे लिख दे, J इज इक्वल टू NE², ऐसा करें। अभी थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने दें और E लिख दें, परंतु फिर लगाएंगे, आप उल्टा चलेंगे। परंतु J इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? J इज इक्वल टू I अपॉन A, I अपॉन A, और E इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू B अपॉन L। E चालक की लंबाई है, L चालक की लंबाई। अब बेटा देखो ये मान लगा दो इसमें, ये कितना हो जाएगा? J का मान है I अपॉन A, I अपॉन A बराबर सिग्मा E अपॉन E की जगह पे कितना? B अपॉन L। बेटा इसको हम इसी साइड में ले जाएं और B को इसके नीचे ले आए। I बराबर सिग्मा और जो हो जाएगा A अपॉन L, ये B चल ही रहा है। अब देखना यहां पे, आप सिग्मा बराबर लगा सकते हैं। B अपॉन I इज इक्वल टू, वैसे तो उधर R के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? R के। देखो ऐसा कर लो इसको, I अपॉन B बराबर सिग्मा A अपॉन L, सिग्मा A अपॉन L लिख दिया, B अपॉन I। इसे उल्टा कर लो, B अपॉन I इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा A, परंतु सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है? बट सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। क्या होता है? 1 अपॉन रो। सिग्मा इज इक्वल टू, अच्छा, चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रम में। एक तो होता है शब्द प्रतिरोधकता और एक होता है चालकता। प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के, भाई प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता घटेगी,
और चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी, और चालकता घटेगी तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम। चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी, और चालकता घटेगी तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। एक दूसरे के चालकता, प्रतिरोधकता, ये चालकता है और प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, वो अभी आपको बता ही रहे हैं यहाँ पे। बेटा इसमें सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो। तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया 1/सिग्मा। आप तो ऐसे लगाओ ना, इसी की तो जरूरत है हमें, इसे लगा दो यहां पे B/I इज इक्वल टू होता है L, और जो हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा की जगह पे आप 1/रो और A। रो कहां जाएगा ऊपर, B/I, ये प्रतिरोध कहलाता है, ये प्रतिरोध होता है B/I। बेटा इसमें आपने ये ओम का नियम है, यहां हियर R इज इक्वल टू रो L/A। R एक प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध है। अब बेटा देखो इसमें R इज इक्वल टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R, इसका मतलब यह ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। बेटा R इज इक्वल टू, इसे थोड़ा सा देखना आप, R बराबर कितना लिखा है आपने, R बराबर रो L/A। ये न्यूमेरिकल के लिए बढ़ा रहा हूं मैं इसको। रो बराबर कितना होता है 1/सिग्मा, 1/सिग्मा। भाई मैंने सिग्मा बराबर 1/रो लिखा है, तो रो बराबर कितना हो गया 1/सिग्मा। और सिग्मा बराबर आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 1/NE², 2/m। ये m लिखा था और ये अभी चल ही रहा है L/A। इसको बेटा ऊपर लिख दो, जो हो गया mL/NE²A²। ये R का मान है, R के दो मान होते हैं न्यूमेरिकल के लिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक ये लगना है और एक ये लगना है। R के दो मान हो गए, चाहे तो ये चाहे ये। अब आप, ये ओम के नियम है, कौन सा नियम है ओम का, ये यही ओम का नियम है, इट इज ओम्स लॉ, ये वाला। इससे तो आगे मैंने बढ़ा दिया है, आगे इसलिए बढ़ाया है कि इनकी हमें जरूरत है, इस वजह से। बताओ बेटा क्या करा आपका, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कौन सा है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर है, और J इज इक्वल टू सिग्मा E हो गया, परंतु J इज इक्वल टू कितना होता है I/A होता है, और E बराबर B/L होता है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद आप यहाँ से सिग्मा बराबर भी, आप सिग्मा बराबर भी लगाएंगे। देखो B को मैंने इसके नीचे कर लिया है, इसे उल्टा कर लिया है, उल्टा करने के बाद सिग्मा बराबर 1/रो होता है, B/I बराबर, ये कहाँ आ जाएगा संख्या ऊपर, B/I इज इक्वल टू R। इस तरह से बेटा ये ओम का नियम है। मेरे हिसाब से आपको खूब समझ में आया होगा, है ना। और एक बार आप, मतलब 2 बार वीडियो देखना है, 2-3 बार ही लिख के देखना है, तो आपकी समझ में आएगा। एक बार सबसे पहले नोट्स देखने चाहिए, एक बार वीडियो देखना चाहिए, फिर एक बार नोट्स देखने चाहिए, फिर लिख के देखना चाहिए, तब आपको याद होता है। कुल मिला के 4 बार हो जाता है और आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा, आज के वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो में आपको अपवाह वेग तथा अपवाह वेग के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे, धारा और अपवाह वेग में संबंध, वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।